नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव भी हो गया। यानी कि माने तो 231 सीटों पर चुनाव हो चुका है। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आपने हमारे साथ देखा, हमने आपको पंजाब के चुनाव के बारे में बताया और मंगलवार को हमने आपको उत्तराखंड की जो स्थिति क्या है उसके बारे में बताया। आज हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जिसके चुनाव पर देश दुनिया की नज़रें टिकी हैं। चर्चा करेंगे। आज भी हमारे साथ अशोक मिश्रा जी हैं, देश रोजाना समाचार पत्र के संपादक हैं। मैंने आपको कनेक्शन बताए थे दो पहले, पंजाब कनेक्शन आपका था और उत्तराखंड कनेक्शन आपका था जी। पंजाब और उत्तराखंड तो इनकी कर्म भूमि रही है, जो आजकल ब्रजभूमि पलवल है यानी कि, और उससे पहले जो इनकी जन्मभूमि है वो बलरामपुर है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का वह इलाका जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी कर्म भूमि रही। तो वाजपेयी जी, आप क्या पहला चुनाव बलरामपुर से ही लड़े थे? जी जी, शायद वो पहला चुनाव जीत गए थे और दूसरा ऐसा कुछ हुआ था, दूसरा हार गए थे आप? हाँ, दूसरा हार गए थे शायद। उस समय हुआ क्या था कि बलरामपुर जो है वो बहुत पहले से ही दो विपरीत विचारधाराओं का केंद्र रहा है। एक तो कम्युनिस्ट जी और दूसरा जो है आरएसएस का। हमारे पिताजी मतलब एक तरह से विरोधाभासी विचारधारा दोनों थी। एक साइड कम्युनिस्ट थे, लाल सलाम, इधर भगवा और कम्युनिस्ट थे जी 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 जी, और दूसरी तरफ आरएसएस का एक गढ़ था वो बलरामपुर पहले से ही। जब आरएसएस का गठन हुआ और उसकी विचारधाराएं फैली, तो बलरामपुर ही वो जिला था जहाँ वो अच्छे से हो। आगे 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं इनकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले पूर्वांचल की करते हैं जी। आपके बलरामपुर से करते हैं जी। अब पूर्वांचल का क्या लग रहा है? चलो, आपने बताया कि एक टाइम था कम्युनिस्ट, तो अब लगभग यूपी के अंदर कहीं दिखा नहीं मेरे को। पिछले 4-5 चुनाव से जो है कोई कम्युनिस्ट विचारधारा पनपती हुई दिखी नहीं। और जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली जो विचारधारा है वह आज देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी सत्ता में है जी जी। तो अब की बार पूर्वांचल का क्या माहौल है? पूर्वांचल का माहौल जो हम कहें कि सपा और भाजपा के बीच की ही टक्कर है। और पूर्वांचल अभी भी जो है वो भाजपा के साथ खड़ा दिख रहा है अभी जो हालात हैं। पिछली बार तो पूर्वांचल के अंदर भाजपा को लगभग 70% से ज्यादा सीटें मिली थी। 75% तक मिली थी, 75% तक मिली थी। और इस बार भी जो है बहुत ज्यादा जो है पूर्वांचल इधर उधर होता नहीं दिख रहा है भाजपा की पॉइंट। क्या मतलब पिछला वाला ही रहेगा अभी प्रदर्शन, या कुछ उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 10-5% कम हो सकता है। यानी कि जो 5वें 6ठे चरण का चुनाव है जी जी, वो पूर्वांचल का है। पूर्वांचल का है और उसमें भाजपा को बहुत बड़ी आशाएं हैं उससे, भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, क्या जो आवारा पशुओं वाला मुद्दा है जी जी, क्या पूर्वांचल में भी आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दिया जी उसमें उन्होंने आवारा पशुओं का जिक्र किया? पशुओं के बारे में बहुत सारी योजनाएं बताई अपनी, भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, टीकाकरण, ये वो सब कुछ बताया। तो क्या पूर्वांचल में भी हमने देखा था कि पश्चिमी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चला जी जी, तो अखिलेश आजकल एक बात कहते हैं कि गाय माता है और वो सांड बाबा आ जाते हैं, ऐसा कुछ हमारे सभा में कहते हैं वो अपनी में। तो क्या लग रहा है पूर्वांचल में भी ये मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा तो है, ये बात सही है। और आज जो चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, इसके अधिकांश 9 जिलों में से अधिकांश जिलों में जी जो है घुमंतू पशु, लावारिस पशु जो है वो मुद्दा है। मैंने भी एक देखा, सुबह एक मैं वेबसाइट से देख रहा था, वहाँ के वो एक बड़े सीनियर पत्रकार थे वहाँ के, लखीमपुर खीरी में लोगों से पूछ रहे थे जी। तो वहाँ भी लोग कह रहे थे आवारा पशु बड़ा परेशान करते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है कि जब से योगी जी ने जो है वो गौ संवर्धन एक्ट लाए थे, उसके बाद से क्या हुआ कि एक तो किसानों की आर्थिकी पर उसका प्रभाव पड़ा जी। उससे पहले क्या होता था कि जैसे बछड़े हुए, चाहे वो गाय के हो या भैंस, बछड़े, कटड़ा है बछड़ा, जो भी हुआ, कटड़ा है बछड़ा, तो उसको क्या करते थे कि वो बेच देते थे जी, उससे उनको पैसा मिल जाता, यानी कि बीफ में चला जाता था जी जी, वो बीफ में चला जाता था। और ये कानून आने के बाद क्या हुआ कि पशु मेले खत्म हो गए एक तरह से जी। पहले पशु मेले लगते थे, आदमी उत्तर प्रदेश में कम हो गए, हरियाणा में तो मेले आज भी लगते हैं, पशु मेले आज भी हैं, लेकिन वहाँ
कम हो गए, बुचरी भी वहाँ बंद हो गई। तो इस वजह से पशु मेले खत्म हो गए। अब वो कटड़ा या बछड़ा हुआ तो उसको पाल सकते नहीं। पालने के लिए ये है कि अब खेती होती नहीं पशुओं से। अच्छा, वैसे चुनाव पर चर्चा बाद में करेंगे। जो बेसहारा पशुओं वाला है, जी जी, खासकर नंदी वाला जिसको सांड कहते हैं, जी जी, देसी भाषा में, और आध्यात्मिक भाषा में नंदी कहते हैं हम लोग। तो वो ये वाला इशू तो मैं एक बार उज्जैन जा रहा था जी, तो मध्य प्रदेश का सारा रास्ता भरा होता है, पूरे भीड़ सड़कों पर, सारा गाय और सांड आपको खूब खुले छुट्टे मिलते हैं। जहाँ छोटा पशु वाली बात है, वो गौ संवर्धन और कानून लागू है, जी जी, वहाँ यही समस्या सभी जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा में भी है। आप देखिए हरियाणा बहुत कम है, हाँ, लेकिन एक बात तो है कि चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर ये गौ संवर्धन एक्ट लाए गए तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी पशुशाला बनानी चाहिए, या फिर कोई एक फाटक हुआ करते थे पहले, पशु फाटक, हाँ, कांजी हाउस बोलते थे, हर शहर में वो कांजी हाउस बोलते हैं। हमारे यहाँ भी थे, पशु फाटक था, जी जी, और वो पशु फाटक आज दिखते ही नहीं, अब तो कहीं नहीं दिखते। गौशालाओं ने जगह ले ली, गौशालाओं के अंदर वो गाय तो रखी जाती हैं जो दुधारू गाय देती हैं, जो दूध देती हैं। जो दुधारू गाय नहीं है उसकी भी जगह नहीं होती, और नंदी को तो कोई रखता ही नहीं, कोई नहीं रखता, क्योंकि वो कहते हैं लड़ाके भी होते हैं, गाय से लड़ते भी हैं, लड़ते नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पूर्वांचल और ये तराई इलाके में कि किसानों के पास, जो बड़े किसान हैं उनके पास तो बड़ी खेती है, लेकिन 60% जो किसान है वो छोटे किसान हैं। और वहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ चकबंदी नहीं हुई 20 साल से, जी जी जी, तो किसी के खेत, एक खेत उधर है, एक खेत उधर है, तो अब छोटे छोटे खेत हैं। अब वो आवारा पशु जो है वो एक से कितना रखा, हाँ बिल्कुल, वो मेरे खेत से गया तो उसके में चला गया। अच्छा, उसको मारने पर भी जो है वो सजा का वो है, बिल्कुल, झगड़े भी होते होंगे आपस में लोगों के, दो लोगों। अब गांव में जानते हैं कि वो बैल जो है वो उनका है, उन्होंने छोड़ दिया, अब किसी के खेत का नुकसान हो गया तो वो लड़ने आ गया, या मेरे खेत से निकला आप खेत में आ गया, वो ये झगड़ा भी होगा कि आपने हमारे खेत काट दिया, इसको यहाँ भगा दिया। तो इस वजह से वो आपसी जो वैमनस्य। खैर देखिए, पहली बार है कि जब किसी इतने बड़े प्रदेश के चुनाव में छोटा पशु मुद्दा बन रहा है। जी जी जी, ये तो मानेंगे कि और सारे मुद्दे तो हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या विकास है, डेवलपमेंट है, या ये जो राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि अब की बार गौण है तो खास नहीं है, मुद्दा नहीं हो पाया, लेकिन इन सबसे बाहर निकल के एक छोटा पशु का मुद्दा बन गया। अब आप सोचिए कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, जब आज मोदी जी को भी उस मुद्दे पर बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, और मेरा अपना मानना है कि 40 से 45 सीटों पर ये छुट्टा पशु मुद्दा है। ये छुट्टे पशु वाले लखीमपुर खीरी हुए, पीलीभीत हुआ, यही चर्चा में आते हैं। जो चौथे चरण का चुनाव था आज मिश्रा जी, 59 सीटों पर चुनाव हुआ जी, इसमें वो लखीमपुर खीरी भी है जी, जहाँ किसान कुचले गए थे, और जहाँ किसानों का आज जब वहाँ वोट डालने गए थे अजय मिश्रा टेनी जी, पूरा लाव लश्कर था उनके साथ में, जी जी, पुलिस का, और भारी पुलिस बल के उसमें साये में थे, और शायद उनका पुत्र तो वोट डालने भी नहीं गया, जी जी, और बड़ी वहाँ पर इस बात को लेकर गहमा गहमी भी रही, और सभी पार्टी जो वहाँ पे, खासकर जो पत्रकार लोग गए हुए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो एक हर आदमी चर्चा कर रहा था कि ये वो लखीमपुर खीरी है। जी, मैं आपको बताऊं ऐसा कि जब सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई और जब आंकड़े आने शुरू हुए, मैं तब से निगाह रख रहा था कि लखीमपुर खीरी में मतदान बड़ी तेजी से हुआ है, बहुत तेजी। एक दूसरी बात ये भी है, उससे मुझे ये जो लगता है कि ये जो किसानों का और उन सबका आक्रोश है, वो मतलब या तो वो गुस्सा था, हाँ, और या समर्थन है। जब बड़ा मेजोरिटी में वोटिंग होता है तो उसे हालांकि ज्यादातर एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है जी, पर कई बार ये भी कहा जाता है कि समर्थन में वोट चला गया उतना, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ऐसे कम चांस होते हैं, बहुत ऐसे चांस कम होते हैं, बिल्कुल। और आप देखिए कि शाम तक रिजल्ट आते आते क्या होगा, फाइनल जो आएगा उसमें कितना परसेंट जाता है, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड बना हुआ था, जी जी जी, उसमें लखीमपुर आगे जा रहा था, बिल्कुल। लखनऊ में भी चुनाव था जी जी, 9 की 9 सीटों पर जी, तो नवाबों की नगरी में क्या लग रहा है आपको? मैं नवाबों की नगरी में एक बड़ा फोटो चला था कल मयंक जोशी का, जी जी, अखिलेश के साथ में, जी जी, वो तो असल में क्या है कि वो लखनऊ कैंट से जो है वो मांग रहे थे टिकट, और रीता बहुगुणा जोशी भी कह रही थी कि हम अगर परिवारवाद का वो है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं सांसद ही छोड़ दूंगी।
और अपर्णा यादव जो सपा से आई, वो भी लखनऊ कैंट की ही इच्छुक थी। बिल्कुल, टिकट नहीं मिला उनको। जी जी, उन्होंने वोट भी नहीं डाला आपने? हाँ, वोट भी नहीं डाला वो। तो उनका ये था कि हम जो है दोनों लोग लगे हुए थे, और लखनऊ कैंट से टिकट वो जो वहाँ की मंत्री थी उनको भी नहीं मिली, उनको हाँ, नहीं, दयाशंकर को दे दी। जी जी। तो वहाँ जो है टिकट दे दिया गया को, क्या कहते हैं, ब्रजेश पाठक को। जी, ब्रजेश पाठक को पिछली बार भी टिकट था, पहले भी एमएलए थे वो। जी जी, वही है ना? हाँ जी। तो ये वहाँ का जो खींचतान है वहाँ जिस कैंट उसको लेकर के, तो अब उसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में ये देखना। भाजपा में भी अब जैसे मैंग जोशी आज, पिछली बार तो 9 की 9 सीटें थी, अब की बार चलो रिजल्ट बताएगा, 10 मार्च को सामने आएगा। हाँ। वैसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब की बार लखनऊ में 50-50 भी हो सकता है। हाँ, हमने भी आज कई लोगों से वहाँ लखनऊ में बात की सुबह, तो लोगों का कहना है कि जो 4 सीटें हैं वो भाजपा की निकल सकती हैं, बाकी 5 पर जो है मतलब वापसी आ सकती है। हाँ, तो यानी कि 50-50 का लग रहा है भाई। 50-50 का खैर, है। पीलीभीत में चुनाव था आज जी, और वरुण गांधी बागी बने हुए पड़े हैं। जी जी। और देखो वरुण गांधी अब की बार, पिछली बार स्टार प्रचारक थे, हाँ, इस बार अब की बार कहीं दिखे ही नहीं, इसलिए चूंकि वो बागी बहुत दिन से हो चुके थे। बीच बीच में वो भाजपा के ही खिलाफ, अपने ही बहुत दिन से बागी हो चुके टीम के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, और वो किसानों के मुद्दे पर तो दूसरा उनका भी हुआ, वो माँ बेटे दोनों कहीं नहीं दिखे। हाँ, नहीं दिखे, इसलिए कि वो वरुण गांधी इस समय जो है वो फायर ब्रांड थे कभी नेता भाजपा के हिसाब से, लेकिन इस बार वो भाजपा पर ही आक्रामक है। ठीक बात है। ये जो 59 सीटें थी आज जिन पे चुनाव हुआ, जी जी, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 59 में से 51 सीटों पर भाजपा थी। जी जी, 4 पर समाजवादी पार्टी थी, 2 पर बसपा थी, 2 पर सपा थी, जी, 2 पर कांग्रेस थी। जी जी। तो क्या लगता है अब की बार क्या हो सकता है वहाँ? इस बार जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा 25 के आसपास, यानी कि आधी सीटों पर आधी आ सकती है, जितनी पहले हाँ, थी, जो पहले थी उतनी, मेरा अपना अनुमान है। अच्छा, एक बात और देखी इस चुनाव में, जी, अमित शाह का एक बयान आया था जी जी, कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि वो मायावती जी जी अप्रासंगिक नहीं हुई हैं, हाँ, जी, वो दलितों के वोट भी ले रही हैं और वो मुस्लिमों के वोट भी ले रही हैं। आज मायावती जी का बयान था एक, जी, वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मानता है अमित शाह जी की कि उन्होंने जो मेरे लिए कहा, दरिया दिली दिखाई कि हम वोट ले रहे हैं, खाली दलित और मुस्लिम नहीं, मैं सर्व समाज की वोट ले रही हूँ। एक बात तो जरूर दिख रही है जी कि अब की बार बेचैनी है सभी पार्टियों में कहीं हाँ, ना नहीं कहीं। वो स्वाभाविक भी शायद है। ये चुनाव बाद के कुछ अगर जो कुनबा जोड़ना पड़े, वो जो भानुमति कुनबे जुड़ते हैं, जी जी, उसकी शायद तैयारी हो कुछ। कारण क्या है कि आप देखिए भाजपा राजनीति की उसमें कि मायावती जो है भाजपा पर आक्रामक होने के बजाय कांग्रेस पर हमेशा बिल्कुल, है ना, और वो भाजपा अब की बार सपा पर आक्रामक है पूरी यूपी के और अंदर। सपा पर आक्रमण किया उन्होंने, भाजपा पर कोई आक्रमण कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल। और इसी तरह कांग्रेस ने सपा पर नहीं की और सपा ने कांग्रेस पर नहीं की, बिल्कुल ठीक। आज ये है कि अगर जरूरत, ये भी वो लोगों को ध्यान होगा जी, जी, कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, प्रियंका गांधी का रोड शो निकला था, जी जी, तो दोनों ने एक दूसरा खैर मकदम किया, खैर मकदम किया था, और वो ऐसे हाथ हाँ, था वही खैर मकदम और किया, वो जो है खड़े होकर विश किया, बिल्कुल विश किया था दोनों ने। तो ये एक संभावनाएं तलाशी जा रही है। असल में अमित शाह का जो बयान आया है वो एक तरह से कांग्रेस और सपा की बात चल रही है मिश्रा जी, तो एक समानता है अब की बार जी। जो पिछला चुनाव था 2017 का, उसमें भी 2 लड़के थे जी, राहुल गांधी और अखिलेश थे। अब की बार भी 2 लड़के हैं जी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। तो पहले चरण की चर्चा लास्ट में करेंगे। तीसरा चरण का जो चुनाव था जी, वो यादव बाहुल्य एरिया था जी, और अखिलेश यादव की सीट भी वहीं थी, जी, जी, मैनपुरी में करहल, और चचा की सीट भी वहीं थी जी, चचा ही कहेंगे ना, शिवपाल जी को चचा कहते हैं, तो चचा की सीट भी वहीं, जसवंत नगर वहीं थी, और इसके अलावा नेताजी का सारा परिवार वहीं था, और अमित शाह भी वहीं थे जी। उन्होंने भी पूरा जोर लगाया था कि एक करहल दे दो, 300 सीटें अपने आप कर लेंगे पूरी। तो 1 वर्सेस 300 जी, तो मान लें अगर 1 सीट जीत गई तो 300 जीत गए, 1 हार गई तो 300 हार गए। जी जी। खैर
राजनीति में ऐसा हुआ करता है कि किसी सीट को बहुत प्रभाव भी दिया जाता है। जी जी। लेकिन तीसरे चरण में क्या लगा आपको, तीसरे चरण के मतदान के बाद में? तीसरे चरण में भाई साहब हालत ये है कि मेरा जो अपना आकलन है जो कि वहाँ भी सपा लीड कर रही है, क्योंकि वो एक तो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड में भाजपा को जरूर बढ़त मिलेगी। तीसरे चरण में था जो, तीसरे चरण में जो था उसमें बुंदेलखंड वाले इलाके में भाजपा का प्रभाव अब भी है और कायम है लगभग जी। लेकिन ये जो जिसको यादव लैंड बोला जाता है, मैनपुरी यादव लैंड के अंदर भी सब कुछ समीकरण सारे गिर गए 2017 के चुनाव में। जी जी हाँ, 2017 में वो तो एक बड़ा अलग सा ही सिस्टम था, वो अलग ही चुनाव था। एक तो वो जो है तो चाचा भतीजे लड़े हुए थे, स्ट्राइक की वजह से चाचा भतीजे लड़े हुए दोनों थे। अब की बार परिवार एक हो गया और उसका फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज कि इस बार जो लहर है, लोग बताते हैं अंडर करंट जिसको बोलते हैं, जी जी, वो सपा की तरफ दिख रही है जी। अब वो कितनी है ये पता लगेगा, कितनी है ये 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि अब वैसे जो वहां पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप देखें तो कई वेबसाइट्स पे चल रहा है जी जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे जोर से लगा हुआ है जी, पूरी रणनीति बनाई जा रही है आगे, और वो चौथे चरण से माने तो शुरू हो गई जी जी। अब हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि चौथा चरण का जो चुनाव है वहां से बाजी पलटनी शुरू हो जाएगी। जी जी। हालांकि दावे तो अब जो 3 चरण में पहले चुनाव जो खासकर वेस्टर्न यूपी में हुआ था, अखिलेश यादव का भी दावा ये था कि हम 100 सीट ले रहे हैं जी, और 117 में से। हाँ, और बाबा जी का दावा, योगी जी का दावा भी यही था कि 117 में से 100 ले रहे हैं। 100 ले रहे हैं, दोनों लोग 100 ले रहे हैं, तो पता लगेगा कि चुनाव परिणाम बताएगा। खैर, अब चर्चा करें हम पहले और दूसरे चरण की, जो वेस्टर्न यूपी था जी। तो मिश्रा जी, इसमें आपसे हमने चर्चा की बलरामपुर की, क्योंकि आपका एरिया है जी जी। और ये वेस्टर्न यूपी हमारे साथ लगता हुआ, इसकी बात तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे जी जी कि ये जो पश्चिमी यूपी है जी, उसमें जो जाट और मुसलमान का जो वो कैराना वगैरह का जो है, तो उसका कितना प्रभाव रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं मिश्रा जी कि अब की बार एक चीज नई जरूर होगी जी। अगर वो मुस्लिम और जाट वाला गठजोड़ सक्सेस होता है जी जी, तो ये बहुत दिन बाद ऐसा होगा जी, क्योंकि बहुत टाइम से वह हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो लड़ाई चलती रही, वो जाट मुस्लिम लड़ाई हुआ करती थी मेनली। जी। एक तो वो हुआ, और दूसरा जो हुआ कि जो चौधरी चरण सिंह का परिवार राजनीति में थोड़ा डाउन हो रहा था। जी। देखिए, चुनाव परिणाम कुछ भी हो जी जी, पर ऐसा लग रहा है, जो धरातल पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस चुनाव में जयंत चौधरी नेता बन गए हैं जी। उनकी जो सदी भाषण शैली जो, हाँ जी, और जैसे वो योगी जी का बयान था, गर्मी निकाल दूंगा, गर्मी निकाल सुना होगा, हाँ, चर्बी कि मई में शिमला दिखा दूंगा यहीं पर ही। तो वो अब उन्होंने कहा तो किसी और के लिए था जी जी, लेकिन ये जो दोनों लड़के अखिलेश और जयंत अपने ऊपर ले आए जी। और जयंत ने हर सभा में एक बात कही जाकर के किसानों के बीच में या खासकर जाट कम्युनिटी के बीच में कि भाई बाबा जी हमारे घर में निकालने की बात कह रहा है। तो उसको लोगों ने पर्सनल भी ले लिया, उसको जाटों पर वो, हाँ, उन्होंने जाटों पर अटैक है। उसका वैसे रिजल्ट बताएगा कि कितना रिजल्ट आता है, कैसा सामने आता है। लेकिन जो अब जैसे आपने मुजफ्फरनगर की बात की, जी जी, तो मेरी जानकारी में तो ये कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं विधानसभा की। तो लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार 6 में से 5 सीट जी जी बीजेपी की थी जी जी, और 1 सीट इनकी थी अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की जी। तो अब ये कहा जा रहा है कि 6 में से उल्टा हो सकता है जी, 1 या 2 सीट भाजपा पे जा सकती हैं। इवन कैराना जैसी सीट पर जिसपे बहुत ज्यादा जोर लगा हुआ था, वहां बता रहे हैं कि स्थिति, यानी कि जो सपा का विधायक था वहां पर पहले भी, वो मजबूत है आज भी। जेल से चुनाव लड़ा, उनकी बहन चुनाव प्रचार करती नहीं। हाँ, वो लंदन से आके जो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रचार की, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वो, अब हम माने तो उसके अंदर बागपत जिला है जी, तो बागपत में बता रहे हैं कि तीनों सीटें ही जैन चौधरी की आ रही है, आरएलडी की आ रही हैं जी। या मथुरा जिला जो हमारा सबसे नजदीक का जिला है, पलवल के नजदीक पड़ता है, हमारा ब्रजभूमि है जी जी। अब पिछली बार वो मथुरा में 3 सीट थी जी बीजेपी की, जी जी, सॉरी 4 सीटें बीजेपी की जी जी, 1 सीट बसपा की थी। अब की बार का जो वहां का समीकरण है जी, वो ये बता रहे हैं कि मथुरा सिटी जी और गोवर्धन जी, ये दोनों शायद बीजेपी की आ रही हैं। माठ सीट पे लड़ाई बता रहे हैं, और माठ सीट पे ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार भी वाली बात भी बन सकती है जी। और जो छाता सीट है, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी चुनाव लगातार जीतते रहे जी जी, अब की बार कह रहे हैं चुनाव फंसा हुआ है उनका। भाजपा के लोग भी बता रहे हैं यहाँ पर कि भाई वो, अगर वैसे वहाँ का ये समीकरण ये कि अगर तेजपाल ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जी जी,
आरएलडी सपा गठबंधन जी, से, जी, जी। अगर उनको जो ठाकुर कम्युनिटी का अगर 50% वोट भी मिल गया जी तो चुनाव निकाल लेंगे अपना। जी वहाँ इस टाइप का मुकाबला है। जी इसके अलावा साथ में जेवर लगता है हमारे जी, जैसे, जी। जेवर से अवतार सिंह बुढ़ाना चुनाव लड़ रहे थे। बड़ा में चुनाव अवतार सिंह बुढ़ाना चुनाव पहले बहुत कमजोर था, जी, लेकिन अब बता रहे हैं कि मुकाबले में आ गए, लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, फिर आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ था। कई बार हुआ कि हाँ लड़ रहे हैं, परंतु फिर एक बात बार नहीं जरूर लड़ेंगे। चुनाव तक आते आते यह कि मुकाबले में तो आ गए, पर लोग कह रहे हैं कि वहाँ अब भी बीजेपी आ रही है जेवर में। जी जेवर की जो सीट है वो बीजेपी निकाल सकती है। इसके अलावा आप हम देखें तो शामली जिले के अंदर जी वहाँ आरएलडी का ज़्यादा असर है। जी जी बुलंदशहर वाले जिलों में आरएलडी का ज़्यादा असर बता रहे हैं। जी, जी। इवन नोएडा की सीट पर भी जहाँ ठाकुर राजनाथ सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं पंकज सिंह, वहाँ बता रहे हैं कि अच्छा मुकाबला है। जी जो कांग्रेस की कैंडिडेट गई थी पंखुड़ी, उन्होंने मुकाबला बना दिया वहाँ पर जाकर के। तो अगर मान के चलें, इस लिहाज से देखें अगर, तो जो 231 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जी जी 172 सीटों पर मतदान और होना है, जी 3 चरण का मतदान और बचा है। जी और अगर मान के चलें तो एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर तो काफी हद तक हो चुका है। और वैसे अगर उस पर दूसरे जाएं तो पूर्वांचल का चुनाव अब होना है, उसके बाद तो उसी तरफ बढ़ रहा है। असल में तो डिसाइडिंग तो एक एक सीट का चुनाव होता है। जी जी लेकिन 231 सीटों का जो चुनाव अभी तक हुआ, जी वैसे तो दोनों में से कोई भी अपने को कमतर नहीं मान रहा। कमतर नहीं मान रहा, दोनों जो है 300 के पार। लेकिन जो कहीं दोनों या चाहे वो सपा बसपा या अपना आरएलडी गठबंधन है, कहीं ना कहीं उनमें भी सुखबुगाहट तो है कि भाई किस तरह सरकार बनेगी। जी इसको लेकर है, और इसीलिए दोनों भाजपा के अंदर भी है, दोनों पक्ष इसीलिए अपने अपने सहयोगी तलाश। आपने एक बात और देखी होगी जी कि सॉफ्ट रहे पूरी तरह से जयंत के प्रति। जी एक बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भले ही को बयान दिया और वो भी जयंत के लिए नहीं था, हाँ, लेकिन बाकी पूरी पार्टी सॉफ्ट रही। सॉफ्ट इसलिए रही कि उनका मानना अगर वोट फंस गई, हाँ, अगर नहीं जो है टारगेट तक पहुंच पाए तो कौन कौन हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो बसपा और आरएलडी दोनों को साथ कर इसीलिए जो है वो जाट आंदोलन, जाट सम्मेलन बुलाया गया था दिल्ली में। जी जी और उसमें जो है ये था कि ये पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे। जयंत को भी एक तरह से निमंत्रण ही था आने को। जी 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 तो वो वही है कि तो ये 4 चरण के चुनाव में तो जो लब्बो-लुआब ये है कि हम फिर भी ये मानेंगे हम मुकाबला टफ है। इलेक्शन अच्छा बिल्कुल दोनों पार्टियों के बीच में जी जी जो निष्पक्ष, जो अगर देख के चले तो ऐसा नजर आ रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वो लग रहा है कि मुकाबला बहुत टफ है। हाँ, अच्छी फाइट चल रही दोनों में। लेकिन आप जो बता रहे हो कि पूर्वांचल के अंदर भाजपा अच्छा करेगी। हाँ, अच्छा करेगी क्योंकि पहले से भी उसका वो रहा है पूर्वांचल, और योगी आदित्यनाथ का 6ठे चरण का चुनाव पूर्वांचल में ही है। हाँ जी, और योगी आदित्यनाथ का वो गोरखपुर भी रहा है, और उनका प्रभाव क्षेत्र भी है वो। तो अगले चरण के चुनाव के बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे कि 5वें चरण की और 6ठे चरण की और 7वें चरण की क्या स्थिति रहेगी और ओवरऑल कुल मिलाकर क्या पोजीशन रहेगी। आपसे निरंतर हम चर्चा में रहेंगे और 10 तारीख को मतगणना के दिन आपके साथ हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे। जो हमारे आकलन, हमने आपको पंजाब के बारे में बताया कि वहाँ हंग असेंबली के चांस लग रहे हैं, हमने उत्तराखंड के बारे में बताया कि वहाँ कांग्रेस के आने मजबूत दिख रही है, और हमने आपको कल एक नया कैंडिडेट बताया सीएम का कांग्रेस का कि भाई चेहरा नया हो सकता है। आज हमने आपसे चर्चा की उत्तर प्रदेश के उन 4 चरण के चुनाव पर जिन 231 सीटों पर मतदान हो चुका है। आगे इसी प्रकार से फिर से आपसे राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी गतिविधियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल।
यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19, 15 मिनट की दूरी पर KMT KGB, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।